नमस्कार दोस्तों, गणित में शून्य के महत्व को कौन नहीं जानता। देखा जाए तो शून्य के बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शून्य के बगैर इन संख्याओं को लिखना लगभग असंभव है। शून्य के अभाव में 0 और 1 की भाषा समझने वाले कंप्यूटर का आधार ही नष्ट हो जाएगा। शून्य जो कुछ भी नहीं है, फिर भी डेसिमल सिस्टम में किसी संख्या को 10 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं शून्य की उत्पत्ति और विकास की पूरी कहानी। दोस्तों, शून्य जहाँ से सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं की दुनिया की शुरुआत होती है, अपने बाहों में अनंत को समेटे इस शून्य को जानने और समझने में मानव सभ्यताओं को कई लाख वर्षों का समय लगा। जब हम संख्याओं के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो इसका इतिहास हमें उतना ही पुराना दिखाई पड़ता है जितना कि मानव सभ्यताओं का इतिहास। स्वाभाविक रूप से शुरुआती मानव सभ्यताओं में गणनाएं मौखिक रूप से ही की जाती रही, परंतु जैसे ही मनुष्य ने वस्तुओं, जानवरों या अपने कबीले के सदस्यों को गिनना शुरू किया, गणितीय संख्याओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे स्वयं ही उत्पन्न होना शुरू हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने संख्याओं को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए अपनी उंगलियों की सहायता से गिनती करना प्रारंभ किया होगा। बाद में जब गणना को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने प्रत्येक गिनती की गई वस्तु के लिए निशान लगाना शुरू किया। जैसे एक वस्तु के लिए एक निशान, 2 वस्तुओं के लिए 2 निशान। चिन्हों के माध्यम से गणना करने वाली पद्धति का इस्तेमाल आज भी विभिन्न खेलों के स्कोर को टैली कराने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो गणना को रिकॉर्ड करने की यह सबसे प्राचीन पद्धति है। ऐतिहासिक रूप से इस पद्धति ने ही आगे चलकर सभी प्रकार के संख्यात्मक प्रणाली को जन्म दिया। ये प्रणालियाँ अक्सर संख्याओं को निरूपित करने के लिए टैली चिन्हों, टोकन या विशिष्ट प्रतीकों पर निर्भर करती थी। छोटी संख्याओं तक इस प्रकार की प्रणाली से काम चल जाता था, परंतु बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक प्लेस वैल्यू सिस्टम की आवश्यकता थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी संख्या में अंकों का स्थान उसके मूल्य को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार इस संख्या में 5 का मतलब 500 है, वहीं इस संख्या में 3 का मतलब 3 टेंस है। मतलब दाएं से पहला अंक इकाई यानी वंस, दूसरा अंक दहाई यानी टेंस और तीसरा अंक सैकड़ा यानी 100 को दर्शाता है। इस प्रकार स्थान बदलने के साथ उस अंक का मूल्य भी बदल जाता है। संख्या को लिखते समय जिस स्थान का मूल्य कुछ नहीं होता है, उसकी जगह शून्य लिखा जाता है। जैसे इस संख्या में 100 के स्थान पर लिखा गया शून्य यह बताता है कि इस संख्या में कोई 100 नहीं है। लगभग 1800 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन के द्वारा पहली बार संख्याओं को लिखने के लिए एक प्लेस वैल्यू सिस्टम का विकास किया गया। परंतु वे लोग किसी संख्या में जिन अंकों के स्थान का मूल्य कुछ नहीं होता था, उसे दिखाने के लिए खाली स्थान छोड़ देते थे, क्योंकि तब उनके पास खाली स्थान को दिखाने के लिए आज के समान शून्य की कोई परिकल्पना नहीं थी। इसे यदि हम अपने डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से समझना चाहें तो वे लोग 2024 लिखने के लिए 2 लिखते थे, यानी शून्य की जगह को स्पेस छोड़कर दिखाते थे। स्वाभाविक था 2024 को गलती से कभी 224 भी समझा जा सकता था। इसी तरह 1001 को पढ़ना और भी कठिन हो जाता था, क्योंकि 2 शून्य की जगह 2 स्पेस छोड़ने पर यह संख्या 11 की तरह हो जाती थी। और सबसे बड़ी समस्या तो किसी संख्या के अंत में स्पेस छोड़ना था। आप स्वयं सोचिए, किसी संख्या के अंत में स्पेस कैसे दिखाएंगे। अब इस संख्या 1 के बाद कितना स्पेस छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है कैसे पता लगेगा। ऐसे में इस तरह की संख्याओं को 1 ही लिख दिया जाता था।
इस तरह उस समय ऐसे संख्याओं के बीच अंतर करने के लिए अनुमान के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए करीब 300 ईसा पूर्व यानी 1500 साल बाद बेबीलोनियंस ने किसी संख्या में जिस स्थान का मूल्य कुछ नहीं होता था उसकी जगह स्पेस छोड़ने के बजाय वहां पर एक प्लेस होल्डर सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखा जाए तो यह शून्य के लिए दुनिया का पहला प्रतीक था। यह सिंबल 2 तिरछी तीर के समान दिखता था। इस प्रकार इस प्लेस होल्डर सिंबल की मदद से ऐसे संख्याओं को पहले की अपेक्षा लिखना और पढ़ना ज़्यादा आसान हो गया। परंतु इस सिंबल का इस्तेमाल केवल 2 संख्याओं के बीच के स्पेस को भरने के लिए ही किया जाता था। कभी किसी संख्या के अंत वाले स्पेस को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस तरह के संख्याओं जिनके अंत में स्पेस होता था उनमें अंतर करने की समस्या वैसी ही बनी रही। इसके कुछ शताब्दियों बाद दुनिया के दूसरी तरफ मध्य अमेरिका में माया सभ्यता के पृष्ठ खगोलविदों ने अपने कैलेंडर की गणना करने के लिए आज के शून्य के स्थान पर स्नेल सेल जैसे सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया। परंतु इन्होंने भी बेबीलोनियंस की तरह शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित नहीं किया, बल्कि किसी संख्या में जिन अंकों का मूल्य कुछ नहीं होता था केवल उसी को दिखाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल एक प्लेस होल्डर की तरह ही करते रहे। यहाँ तक कि दूरदृष्टि रखने वाले गणितज्ञ प्राचीन यूनानियों ने भी इस संबंध में कुछ नहीं किया। दरअसल ग्रीक विचार इस विचार से जुड़ा हुआ था कि संख्याएं ज्योमितीय आकृतियाँ यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स को व्यक्त करती हैं। ऐसे में वो कौन सा आकार होगा जो वास्तव में है ही नहीं। यह तो किसी चीज की पूर्ण अनुपस्थिति है, इसे भला कैसे दिखाया जा सकता है। यूनानियों और यूरोप में ईसाई सभ्यताओं के लिए शून्य एक ईश्वरहीन अवधारणा थी। वे शून्य के प्रतीक का इस्तेमाल अशुभ और ईश्वर के विरुद्ध मानते थे। इसलिए वे अक्सर सामान्य गणना करने के लिए भले ही बेबीलोन के प्लेस होल्डर का इस्तेमाल तो कर लेते थे, परंतु खगोलीय गणना करते समय इससे बचते थे। इसके उलट वेस्टर्न फिलॉसफी की तरह ईस्टर्न फिलॉसफी में शून्य को लेकर इस प्रकार की कोई पूर्वाग्रह नहीं थी। शायद यही कारण रहा होगा कि शून्य की यात्रा में उसका अगला महान मंचन पोस्ट बेबीलोन के पश्चिम में न होकर दुनिया के पूर्व में हुआ। भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में शून्य के आधुनिक स्वरूप को दुनिया के सामने रखा। बाद में भारत के महान खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी के आसपास भौतिक दुनिया के साथ गणित के संबंध पर लिखे गए अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को पहली बार एक पूर्ण संख्या के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 2 समान संख्याओं के बीच के अंतर के रूप में शून्य को परिभाषित किया। मतलब किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। उन्होंने ऐसे अपरंपरागत प्रश्नों पर विचार किया जो ज्यामितीय शब्दों में एक बकवास है। जैसे क्या होता है जब आप एक छोटी आकार की संख्या से किसी बड़े आकार की संख्या को घटाते हैं। ज्यामितीय शब्दों में किसी छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र को घटाने पर भला कौन सा क्षेत्र बचता है। परंतु ब्रह्मगुप्त ने इसकी परवाह न करते हुए संख्याओं को एक निरंतर रेखा पर परिकल्पित किया, जहां आप संख्याओं को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशाओं में देख सकते थे। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक दुनिया के बीच की दहलीज पर बैठे एक अलग बिंदु को उन्होंने शून्य अथवा शून्य का नाम दिया। यह शून्य कुछ भी नहीं होने का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी किसी संख्या के अंत में जुड़कर उसके मूल्य को 10 गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मगुप्त की इस खोज ने जल्द ही इस प्लेस होल्डर को एक आधुनिक गतिशील पोजिशनल नंबर सिस्टम का पूर्ण सदस्य बना दिया, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की पूरी गिनती थी। इस खोज ने हिंदू और अरबी गणितज्ञों के बीच गणित करने का एक नया तरीका पैदा किया, जिसे हम बीजगणित कहते हैं। परंतु शून्य को लेकर दार्शनिक चिंतन करने के अलावा शुरुआती मैथमेटिशियन इसे अपने नंबर सिस्टम में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे।
उनका तर्क था कि शून्य एक सामान्य संख्या की तरह व्यवहार नहीं करता है। शून्य के अलावा किसी भी दो संख्याओं को एक साथ जोड़ने, गुणा करने अथवा विभाजन करने पर आपको हमेशा एक अलग संख्या प्राप्त होगा, परंतु शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम केवल शून्य ही आता है, जबकि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर हमें वही मूल संख्या प्राप्त होती है। और किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास तो आप कर ही नहीं सकते। आप खुद ही सोचिए, संख्या 2 में कितने शून्य हो सकते हैं? मतलब शून्य से विभाजन या डिवाइड एक अर्थहीन ऑपरेशन है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इस खोज को यूरोप में फिल्टर होने में लंबा समय लगा। उनका मानना था कि किसी संख्या के अंत में एक अंक जोड़कर उसके वैल्यू को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की क्षमता धोखाधड़ी को खुला निमंत्रण है। अतः शून्य का एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए सन 1299 में फ्लोरेंस शहर ने शून्य सहित हिंदी अरबी अंकों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। परंतु इन प्रतिबंधों के बावजूद गणना की दुनिया में शून्य के महत्व कम होने के बजाय बढ़ता ही रहा। कहा जाता है, एक बार पाइथागोरस और बेथियस के बीच गणना को लेकर प्राचीन पद्धति और नए हिंदू अरबी पद्धति के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में पुरानी पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले पाइथागोरस की हार हुई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, हिंदू अरबी अंकों के साथ गणना करते बाएं में बेथियस मुस्कुरा रहे हैं, जबकि दाएं बैठे पाइथागोरस अपने अवेकस का उपयोग करते परेशान दिख रहे हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने बीजगणित और ज्यामिति को एक साथ जोड़ा ताकि हर ज्योमेट्रिकल शेप को इसके केंद्र में शून्य के साथ एक नया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। इसके तुरंत बाद आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लेबनीज ने गणित के एक नए टूल कैलकुलस का आविष्कार किया। कैलकुलस ने हमें बताया कि कैसे शून्य अनंत रूप से छोटे में विलय हो सकता है, ताकि दुनिया को समझाया जा सके कि ब्रह्मांड में एक तारा, एक ग्रह या कुछ भी कैसे अपनी स्थिति को बदलता है। शून्य की बेहतर समझ उसके बाद हुई वैज्ञानिक क्रांति के लिए सूत्र बन गई, परंतु शून्य गणित के लिए कितना आवश्यक है इसका एहसास हमें 19वीं शताब्दी में हुआ, जब सेट थ्योरी का आविष्कार हुआ। दोस्तों, शून्य कुछ भी नहीं होने का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शून्य के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कल्पना की एक छलांग की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण था कि जिस संख्या को हम आज शून्य के नाम से जानते हैं, उसे अपने आप में एक संख्या के रूप में स्थापित होने में कई सौ सालों का वक्त लगा। आज शून्य वैज्ञानिक खोजों से लेकर तकनीकी नवाचारों तक मानव प्रयास के हर पहलू में व्याप्त है।